नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे थे बीए एग्ज़ाम की, जो जेएनयू के एग्ज़ाम भी जारी है। तो उसके अंतर्गत आज हम एनवायरमेंट स्टडी यानी पर्यावरण अध्ययन के पेपर पर चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार का पेपर आपका पर्यावरण का आने वाला है, जो कि 16 मई को होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक पूरा देखें ताकि आपको पर्यावरण का पेपर अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप इसको अच्छी तरह से पास कर पाएँ। तो शुरू करते हैं हम अपना पर्यावरण का पेपर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आपके बाकी वीडियो भी टाइम टू टाइम मिलते रहें। आज के पेपर में हम प्रश्न के अलावा उसके आंसर पर भी चर्चा करने वाले हैं कि उत्तर सहित यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि संपूर्ण पेपर जितने भी सवाल है, कुछ 100 सवाल पूछे जाएंगे, उसमें हम सबका उत्तर सहित यानी आंसर के साथ इस पेपर को हल करने वाले हैं। तो पेपर को हल करते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप पूरा देखिए। तो देखिए, पहला सवाल अपन कि ये बीए फर्स्ट ईयर रेगुलर, ठीक है ना, एनवायरमेंट स्टडी का पेपर है 2023 का, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होगा और 100 नंबर का होगा। प्रत्येक सवाल 1 अंक का है, 100 सवाल हैं 100 नंबर के, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने रॉ नंबर लिखने पड़ेंगे। देखिए, पहला सवाल है, हाँ, पर्यावरण एक जीवन रक्षा प्रणाली है, इसमें शामिल हैं वायु, जल, स्थल, ये सभी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। दूसरा सवाल, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है, पर्यावरण शब्द कहाँ से आया है? यूनानी से, फ्रेंच से, स्पेनिश से या फिर आंग्ल से? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, फ्रेंच से। आगे चलते हैं, तीसरा सवाल, विश्व की जनसंख्या है 2021, देखो साथ ही यहाँ पर 2011 नहीं पूछा गया, 2021 पूछा गया कि 2021 के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी है? तो 7 बिलियन, ठीक है ना। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। आगे चौथा सवाल, हाँ, वर्तमान में विश्व में औसत जीवन प्रत्याशा है, क्या है? जो विश्व में औसत जीवन प्रत्याशा है वो घट रही है, बढ़ रही है, इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा कि घट रही है। पांचवा सवाल, हाँ, देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब लागू हुआ? ऑप्शन देखिए, 1 अप्रैल 1986, 1 मार्च 1986, 1 मई 1986 या फिर 19 नवंबर 1986। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट होगा कि 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिए, छठा सवाल अपना, जल प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1980, 1978, 1976, 1974। तो ऑप्शन होगा ए यहाँ पर, सॉरी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। 1974 को जल प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ था। आठवां सवाल देखते हैं, सातवां, पर्यावरण नैतिकता संबंधित है, पर्यावरण जो नैतिकता है निम्न में से इन 4 ऑप्शन किससे संबंधित है? तो सीधे हम बात करते हैं ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, पर्यावरण विज्ञान से संबंधित है। आठवां सवाल, पर्यावरण क्रियात्मकतावाद शब्द किसने दिया था? एंड जो पर्यावरण क्रियात्मकवाद शब्द है वो किसने दिया? साथियों, आप ये सब सारे शब्द याद कर लीजिए कि पर्यावरण शब्द किसने दिया, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई। हमने आगे सवाल भी पूछा, देखा था, ठीक है ना। ऐसा सवाल हमेशा एग्जाम पूछा जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्मिथ, हेनरी, डेविड वॉकल और बॉयल नॉटल। तो यहाँ पे 8वें सवाल का जो सही होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, बॉयल नॉटन ने ये शब्द दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। देख कौन सा, ये पर्यावरण क्रियात्मकतावाद। 9वां सवाल, कुछ हम यहाँ पे जल्दी जल्दी पेपर को हल करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका समय भी बचे और वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो। 9वां सवाल देखिए, हाँ,
निम्नलिखित में से पर्यावरण का मुख्य मुद्दा है, यानी पर्यावरण है इसका मुख्य मुद्दा कौन सा है। यानी पर्यावरण के अंतर्गत हमारे आसपास के वातावरण क्या क्या है, तो संसाधनों का उपयोग, अर्थव्यवस्था का उपयोग, शिक्षा या फिर रोजगार। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन ए, संसाधनों का उपयोग। जो संसाधन है उन सबका उपयोग इसका मुख्य मुद्दा है। ठीक है, नंबर सवाल हो गया 10वां। देखिए, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल होता है। जैविक कृषि, कीटनाशकों का प्रयोग, सौर ऊर्जा संचित वन या फिर वन संरक्षण। तो ये यहाँ पर साथ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कीटनाशकों का प्रयोग, जो मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। 11वां सवाल, हाँ, स्वास्थ्य आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो जो स्वास्थ्य आपदाएं हैं वो डी 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। 12वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा कैंसर का कारण है, एंड किसके कारण त्वचा का कैंसर होता है। तो देखिए ऑप्शन है अम्ल वर्षा, एल जैस, ओजोन क्षरण या फिर इनमें से कोई। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, ओजोन क्षरण के कारण हमें त्वचा का कैंसर हो सकता है। 13वां सवाल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब स्थापित हुआ। ऑप्शन देखिए 1972, 1974, 1978 और 1982। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, 1974, 1974 के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, 14वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण संसाधन का उदाहरण है। तो जो नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय संसाधन आप अच्छी तरह से पढ़ के जाएं। हमेशा इसमें सवाल पूछा जाता है कौन सा नवीनीकरणीय है, कौन सा अनवीनीकरणीय है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा ऑप्शन सी, वन्य जीव। हाँ देखो, ये सवाल आ गया अनवीनीकरण का, कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण संसाधन का उदाहरण है। तो यहाँ पर राइट होगा कोयला। आगे देखिए 16वां सवाल, सतत विकास के लिए निम्न में से किसका प्रबंधन आवश्यक है। यानी आपको सतत विकास करना है, निरंतर विकास करना है, इसके लिए आपको किसका प्रबंधन करना पड़ेगा। तो देखिए ऑप्शन है उद्योग, वन, फसलें या फिर संसाधन। तो जो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा डी, यानी आपको निरंतर विकास करना है तो आपको संसाधन की आवश्यकता होगी। ठीक है, 17वां सवाल, जैसलमेर में जल संचय की पुरानी पद्धति है। जो जैसलमेर के चाहते हैं वहाँ पर जल को एकत्रित करने की सब पुरानी पद्धति कौन सी है, तो वो है ऑप्शन सी, खरीन। क्या होगी, ऑप्शन सी, खरीन यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे 18वां सवाल, नीचे दी गई सूची में जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है उसका चयन कीजिए। देखो यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन दिए गए, जैसे मृदा प्राकृतिक संसाधन, जल भी है और हवा भी प्रकृति की देन है, लेकिन विद्युत प्रकृति की देन नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। 19वां सवाल, GAP का विस्तारित रूप है, एंड GAP की फुल फॉर्म है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, गंगा एक्शन प्लान यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, 20वां सवाल देखिए, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है या निर्मित है। गांधी सागर बांध कहाँ पर बना हुआ है, चंबल नदी पर, गंगा, यमुना या फिर लूनी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा कि चंबल नदी पर गंगा गांधी सागर बांध है वो बना हुआ है। ठीक है, तो कुछ सवाल हम आपको बता रहे हैं, कुछ आप भी हमें कमेंट करके बताओ। तो ये है आपका सवाल 21वां, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए हमें कि पर्यावरण रक्षा के लिए 3 RS क्या हैं। यानी पर्यावरण की रक्षा के लिए RS 3 R का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन इनमें से कौन सा आंसर राइट है, आप हमें इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। हम इसका आंसर अगले वीडियो में आपको बताएंगे। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें अंतर्गत हम इसका आंसर बताने वाले हैं। 22वां सवाल देखिए, हाँ, वनस्पति में हरा रंग किसकी उपस्थिति से होता है। ये जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें जो हरा रंग है वो किसके कारण होता है। तो देखिए ऑप्शन है क्लोरोफिल, कैरोटीन, जैंथोफिल या फिर ये सभी। तो देखो जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। 23वां सवाल, हाँ, कॉलीफॉर्म क्या है। जीवाणु का समूह है, विषाणु का समूह है, सूक्ष्म जीवी का समूह है, बीमारियों का समूह है। तो साथियों इसका आंसर हमें मिला नहीं है, तो आपको यदि आपको इसका आंसर पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके बता सकते हैं। आगे चलते 24वें सवाल की तरफ। तो देखिए 24वां सवाल है,
वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियम पीपल कब बनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1975 के अंदर। कब होगी? 1975 का अंतर्गत ये बनी थी। 25वां सवाल की बात करते हैं। तो देखिए 25वां सवाल कि ध्रुव कोरा संयोजन है कि ध्रुव कोरा होगा वो किससे मिलकर बना होता है? हवा या जल आंद्रता से बनता है, जल या धुआं से बनता है, आग व जल का बनता है, या धुआं और कोयले का बनता है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हवा और जल आंद्रता का मिलन ध्रुव कोरे का निर्माण करता है। हाँ, 26वां सवाल है 1987 के बैचलर रिपोर्ट का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन देखिए, हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा वर्तमान, हमारा साझा अतीत, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए राइट होगा, हमारा साझा भविष्य। ठीक है। हाँ, क्योंकि हमने जब हिंदी के पेपर का वीडियो डाला था तो उसके अंतर्गत लड़कों ने ये बात कही थी कि सर इसका हमें आंसर के साथ बताइए, तो उस समय तो हम पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने पर्यावरण अध्ययन का जो पेपर है उसमें सभी आंसर बताए हैं। ठीक है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो सके, ज़्यादा दिक्कत तो ना हो। ठीक है, तो 27वां सवाल देखिए। अभी 27वें सवाल की बात करते हैं। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? साथियों जो दिवस है, चाहे विश्व पर्यावरण दिवस है, जल दिवस है, पृथ्वी दिवस है, ठीक है ना, ये आपको अवश्य याद करके जाने। इसमें से आपको 101% सवाल देखने को मिलेगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस है, आप सभी को पता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया है? 5 जून। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है। हाँ, ये देखो अभी आ गया ओजोन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस है वगैरह सब आपको याद कर कर जाना है। जो विश्व ओजोन दिवस है वो मनाया जाता है 16 सितंबर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा आप जल दिवस भी याद करके जाए। ठीक है ना। जैव विविधता दिवस, कौन सा? जैव विविधता दिवस भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना। आगे देखिए 29वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो सारे खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। तो इनमें से 3 खनिज तो कौन सा है? अधात्विक, और एक खनिज है वो है धात्विक। तो यहाँ पे जो धात्विक खनिज है वो होगा ऑप्शन डी जस्ता। जो जस्ता है वो कौन? धात्विक खनिज है। जिप्सम, ग्रेफाइट और रॉक फॉस्फोट, ये दोनों कौन से? अधात्विक। कौन से? अधात्विक। तो आपको धात्विक और अधात्विक दोनों खनिज याद होने चाहिए ताकि आपका सवाल एग्जाम में गलत ना हो। आगे चलते हैं अपन 30वें सवाल। अपन 30 नंबर सवाल है, बाढ़ नियंत्रण संभव है? यानी बाढ़ का नियंत्रण करना, किसको बाढ़ आ रही है उसको नियंत्रण करना, किस प्रकार नियंत्रण करना? वनीकरण से, मृदा की ऊपरी परत हटाने से, कोई न्यूनीकरण से, या कृषि से? तो इसका ऑप्शन होगा ए राइट। क्या होगा? ए, वनीकरण। वनों को लगाकर हम बाढ़ को नियंत्रण कर सकते हैं। आगे चलते 31वां सवाल, किस देश में कोयला भंडारण सर्वाधिक है? यानी कोयला किस देश में सबसे अधिक पाया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस। तो सबसे ज़्यादा कोयला है वो होता है चीन में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है। 32वां सवाल की बात करते हैं। देखिए 32वां सवाल, निम्नलिखित में से किस घाटी में भारत में खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन हो रहा है? भारत के अंदर खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? तो देखिए ऑप्शन असम घाटी, गुजरात क्षेत्र, बम्बई हाई, या भी ये सभी। तो इन तीनों में ये उत्पादन हो रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, ये सभी। आगे चलते हैं 33वें सवाल की बात करते हैं। देखिए 33वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति के सवस्थानिक संरक्षण पद्धति में शामिल नहीं है? यानी जो वनस्पति का संरक्षण होता है उसमें शामिल कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा ऑप्शन बी, वनस्पति उद्यान। ठीक है। 34वां सवाल देखिए, पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? पृथ्वी सबसे बड़ा कौन सा तंत्र पाया जाता है? जैव मंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, या जीवम? तो ऑप्शन बी, जल मंडल। यानी जल सबसे ज़्यादा पृथ्वी पाया जाता है। ठीक है। पृथ्वी की 1/3 जमीन है उस पर जल पाया जाता है। सबसे बड़ा जो होगा वो होगा जल मंडल। 35वां सवाल, झील में, एक मिनट हाँ साथियों, हाँ, झील में सुपोषण किसकी उपस्थिति में होता है? वो है जो पानी की झील होती है उसमें सुपोषण किसके कारण होता है? तो देखिए ऑप्शन डीओ एव जीवाणु, नाइट्रोजन एव फास्फोरस, बीओडी एव सीओडी, या फिर क्रोमियम एव पारा। तो ऑप्शन राइट होगा वो होगा बी। कौन सा? बी, नाइट्रोजन और फास्फोरस के कारण झील में सुपोषण होता है। ठीक है, ये अपना 35वां सवाल हुआ। अब बात करते हैं 36वें सवाल की। 36वें सवाल पे देखिए,
एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा, यानी कोई भी ऊर्जा होती है, कोई तंत्र और पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है या फिर अवशोषित होती है, प्रवाहित होती है, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा क्या होती है, मुक्त। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। 37वें सवाल की बात करते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित होता है, एंड पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किस से मिलता है? तो देखिए ऑप्शन, केवल जीवाणुओं से, जीवित जीव ये भौतिक कारकों से, केवल कीट से, या फिर केवल भौतिक कारकों से। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, बी। जीवित जीव ये भौतिक कारक मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। 38वां सवाल, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित कुल जैविक पदार्थों की मात्रा कहलाती है? तो इसका जो ऑप्शन होगा देखिए, जैव भार, जीवोम, श्रृंखला या फिर भोजन। एंड कुल जैविक पदार्थ होंगे, इन सब की मात्रा जैविक भार कहलाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनका पेपर भी अच्छा हो जाए। और यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो और सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो इस वीडियो को देखने बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आपके फर्स्ट ईयर के जितने भी एग्ज़ाम बाकी हैं, चाहे हिस्ट्री 2 का है या फिर सोशोलॉजी का है, अपने ज्योग्राफी का पेपर है, सब पेपर आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, ठीक है। तो देखिए 39वां सवाल, एक पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जैविक भाग है, यानी कोई पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होगा? शाकाहारी भाग, मांसाहारी, हरे पादप या फिर प्रोटोजा। तो ऑप्शन सी, हरे पादप सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। 40वां सवाल, एक खास श्रृंखला बनती है, एंड खास श्रृंखला का निर्माण किससे होता है? तो देखिए ऑप्शन, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या फिर उत्पादक उपभोक्ता। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा कि उत्पादक व उपभोक्ता मिलकर एक खास श्रृंखला का निर्माण करते हैं। यहाँ पर 40 सवाल हो गए। 41वें की बात करते हैं अपन। देखिए, एक खास श्रृंखला में पोषण स्तर बनते हैं उत्पादों के द्वारा, उपभोक्ताओं के द्वारा या फिर अपघटकों के द्वारा, या ये सभी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, ये सभी। 42वां सवाल, खास श्रृंखला सदैव शुरू होती हैं प्रकाश संश्लेषण से, शोषण से, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से या फिर अपघटन से। तो कोई भी खास श्रृंखला होगा वो हमेशा प्रकाश संश्लेषण ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, उससे शुरू होती हैं। तो ये 42 हुआ। 43वें सवाल की बात करते हैं। देखिए 43वां सवाल, प्राथमिक उपभोक्ता हैं, सबसे पहले उपभोक्ता कौन से? हरे पादप, शाकाहारी, मांसाहारी, ये सभी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, हरे पादप जो हो गए वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। 44वां सवाल 44, तालाब पारिस्थितिकी में संख्या पिरामिड का आकार होता है, रेखीय, अनियमित, सीधा या फिर विपरीत। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, विपरीत। कैसा होता है? विपरीत। हाँ, 45वां सवाल, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाहित होती है, एक कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें ऊर्जा प्रवाह किससे होगी? एक दिशीय होगी, द्विदिशीय, बहुदिशीय या ये सभी। साथियों, इस सवाल का आंसर भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। हमने अभी इतने सारे पारिस्थितिकी तंत्र के सवाल किए, मैंने आंसर बताया आपको, तो एक सवाल का आंसर आप खुद बताइए और हमें कमेंट करके बताइए। हम इसका आंसर आपको अगले वीडियो में, जो हमारा वीडियो आएगा उसके अंतर्गत हम इसको बताएंगे। 46वां सवाल देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों ये सवाल, कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने प्रस्तावित किया? गिनेल, टूरसन, ए.जी. टास्ले या फिर लिंडमैन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, ए.जी. टास्ले, ठीक है। इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द प्रस्तावित किया था। 47वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? यानी कृत्रिम नहीं है, ठीक है ना। तो देखो, बांध, धान का खेत, वन और गार्डन। देखो, गार्डन कौन सा है? कृत्रिम होता है। बांध भी कृत्रिम होता है, धान का वन भी कृत्रिम, लेकिन वन जो होते हैं वो कृत्रिम नहीं होगा। जो ऑप्शन यहाँ पर जो राइट होगा वो होगा सी। कौन सा होगा? सी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 48वां सवाल, झील में द्वितीय पोषक स्तर हैं, कवक, बेंथोल, जंतु प्लवन या पादप प्लवक। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, जंतु प्लवक, ठीक है।
49वां सवाल 49 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक स्तर पारिस्थितिकी तंत्र है? इनमें से कौन सा सबसे स्थिर है? तो देखिए सागरीय, वन, पर्वतीय या फिर मरुस्थल। तो सबसे अधिक जो होगा वो होगा ऑप्शन ए सागरीय। कौन सा होगा? सागरीय, जो होगा सर्वाधिक क्या स्तर पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है। 50वां सवाल, हवा में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? हवा के अंदर कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? तो आप सबको पता है नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। तो साथियों, ये हमने आधे पेपर की बात हो गई, अपना आधा पेपर यहाँ कंप्लीट होता है। 50 सवाल की हमने बात यहाँ पर कर ली है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे वाले सवालों की 50। तो देखिए, ताज में किससे प्रभावित हो रहा है? ताज में जो प्रदूषण हो रहा है किससे प्रभावित हो रहा है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर जल प्रदूषण, वायु, ध्वनि, वायु और जल प्रदूषण, यहाँ इनमें से कोई नहीं। तो सबसे जो अधिक प्रभावित होता है वो होता है वायु प्रदूषण कारण। ठीक है ना, वायु प्रदूषण। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। आगे देखिए, इसका जो सवाल है साथियों, इसका जो प्रश्न हमें दिख नहीं रहा है, इसलिए ये सवाल हम छोड़ रहे हैं। ठीक है। हाँ, 53वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस संपूर्ण रूप से मानवीय उत्पत्ति है? यानी इनमें से कौन सी हरित गैस है जो किसके द्वारा, केवल मानव के द्वारा उत्पन्न होती हैं? तो देखिए, जल वाष्प, CFC, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो केवल मानव के द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो मानव के द्वारा उत्पन्न की जाने वाली हरित गृह गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इसका सूत्र क्या होता है? CO2 साथियों। ठीक है। आपको हरितगृह गैस कौन सी है कौन सी नहीं, ये आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना। इसका सवाल आपको एग्जाम में 101% देखने को मिलेगा। आगे चलते हम 56वें सवाल की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जल जनित है, यानी जल के द्वारा फैलती है? तो देखो, ब्लू बेबी सिंड्रोम, टाइफाइड, मस्तिष्क आवरण शोथ या फिर हैजा। तो ऑप्शन डी हैजा जो हो गया वो जल के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। 55वें सवाल की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से वायुमंडल का सामान्य प्रदूषक नहीं है, यानी वायुमंडल प्रदूषक सामान्य नहीं है। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। 56वां सवाल, हरितगृह प्रभाव से संबंधित गैस की पहचान कीजिए। इन कौन सी गैस है वह हरितगृह प्रभाव से संबंधित है? तो इसका जो आंसर होगा, देखिए हम ऑप्शन देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो हरितगृह प्रभाव है वो होगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। आगे चलते हैं 57वां सवाल, प्लास्टिक का पूर्ण चक्रण कठिन क्यों है? यदि हमको प्लास्टिक का पूर्ण चक्रण करना, क्या करना है? पूर्ण चक्रण करना। तो देखिए, पूर्ण चक्रण मतलब उसको बार बार उपयोग करना है। एक प्लास्टिक लिया, वो जब वेस्ट हो गया उसको प्लास्टिक को गला कर कैसे भी करके उसका नया वापस पूर्ण चक्र करके वापस उपयोग करना, वो इसका पूर्ण चक्रण कहलाता है। तो क्यों इसका कठिन क्यों है? देखो, यह अति कठोर होता है? नहीं, ये कठोर नहीं होता है, गलत हो गया। यह अलग अलग आकार में होता है। हाँ, होता तो है, लेकिन इसको पिघला कर किसी भी आकार में डाला जा सकता है। ये चिपकता भी है, आपको पता ही है। इसमें विभिन्न प्रकार के बहुलक रेजिन हैं। तो इसमें ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है। आगे देखिए 58वां सवाल कि ISWM से तात्पर्य है, यानी ISWM का पूरा नाम क्या है? आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। हाँ, देखिए आगे 59 सवाल है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियात्मक घटनाओं की संख्या है। ठीक है। तो इसका आंसर भी आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है। तो देखिए आगे, हाँ, निम्नलिखित में से कौन से जैव अपघटनीय अपशिष्ट हैं, यानी किनका अपशिष्ट आसानी हो सकता है? तो पॉलीथीन बैग, सिंथेसिस जैसा भोजन अपशिष्ट या फिर कागज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा भोजन अपशिष्ट, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। तो ये अपने 60 सवाल पूरे हुए। हम बात करते हैं 61वें सवाल की कि प्रजातियों की विलुप्ति का मुख्य कारण है। ये जो प्रजातियां हैं जीवों की, वनस्पति जो लुप्त हो रही हैं, खत्म हो रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, ऑप्शन जंगल की आग, शिकार, आवास विनाश या भोजन के लिए इसका उपयोग। तो सबसे अधिक है वो है आवास विनाश। साथियों, इसमें ऐसे तो सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है ना, सारे ऑप्शन ही प्रजाति विलुप्ति के कारण, लेकिन मुख्य कारण की बात करनी है। कौन सा मुख्य? तो सबसे मुख्य कारण आवास विनाश, क्योंकि जब हम जंगल काट रहे हैं, पेड़ों को काट, तो उसके
आवास भी नष्ट हो रहे हैं तो वो रहेंगे का, इसलिए उनकी प्रजाति धीरे धीरे खत्म हो रही है, यानी विलुप्त होती जा रही हैं। 62वें सवाल की बात करते हैं कि संकटाग्रस्त प्रजातियों में प्राय शामिल हैं। जो संकटाग्रस्त प्रणाली जो प्रजातियाँ, उसमें कौन सी प्रजातियों को शामिल किया गया है? तो देखिए ऑप्शन लुप्त लुप्तप्राय प्रजातियाँ, अति संवेदनशील प्रजातियाँ, दुर्लभ प्रजातियाँ या फिर ये सभी। तो ऑप्शन राइट होगा वो होगा दुर्लभ प्रजातियाँ, सी ऑप्शन राइट होगा। 63वां सवाल, मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम किसके द्वारा जारी किया गया था? वो है भारत सरकार, IUCN, यूनेस्को या WWF। तो ऑप्शन सी राइट होगा कि यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम जारी किया गया था। 64वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडल निश्चय मेघालय में स्थित है? यानी जो जैव मंडल है वो कहाँ पर होना चाहिए? मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय। देखो कौन सा स्थित है, देखो ऑप्शन देखिए, फूलों की घाटी, काजीरंगा, नोकरेक या फिर कान्हा। तो साथियों इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा ऑप्शन सी, नोकरेक। कौन सा? नोकरेक जो होगा वो हमारे मेघालय में स्थित है। आगे बात करते हैं अपन 65वें सवाल की। ठीक है, तो देखिए 65वां सवाल अपना, रेड डाटा बुक प्रसिद्ध है। आप सबने सुना होगा, 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा कि रेड डाटा बुक किसके लिए संबंधित है? तो देखिए ऑप्शन लुप्तप्राय वनस्पति जीव, लुप्तप्राय पादप, लुप्तप्राय वनस्पति या फिर लुप्तप्राय जीव। तो आप सभी पता है ये जीवों से संबंधित एक किताब थी, रेड बुक थी, ठीक है ना, जिसके अंदर ना जो संकट, जो लुप्त होने वाली प्रजातियां एंड जीव है उसके बारे में सब विवरण दिया हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, आगे से 66, दो समुदाय के मध्य विविधता कहलाती हैं। दो समुदाय हैं उनके बीच की विविधता क्या कहलाएगी? तो ऑप्शन देखिए, अल्फा विविधता, बीटा, गामा या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी राइट होगा, बीटा विविधता। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक क्षेत्र युग्म हमारे देश में सर्वाधिक जैव विविधता दर्शाता है? यानी ये जो क्षेत्र दिए गए हैं भौतिक, इनमें से कौन सा हमारे देश में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन सी, पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाट। कौन सा? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट जो क्षेत्र है वहाँ पर हमारे देश के अंतर्गत सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आगे, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाली प्रजाति का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनमें से कौन सी जो हैं प्रजाति है जिसकी संख्या सबसे अधिक है विश्व में? ठीक है ना, तो देखिए शैवाल, लाइकेन, कवक या माछ। तो ऑप्शन सी राइट होगा, कवक। कौन सा होगा? कवक यहाँ पर राइट होगा। आगे, दुर्लभ प्रजाति का कृष्णमृग क्या है? दुर्लभ प्रजाति जो कृष्णमृग वो कौन सा है? तो ये है गंभीर संकटग्रस्त। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा साथियों। ठीक है, आगे देखिए 70वां सवाल, उत्तरकटिबंधीय देशों में प्रजाति विविधता के कम होने का प्राथमिक कारण है। यानी जो उष्णकटिबंधीय देश है वहाँ पर जो प्रजाति विविधता है, अलग अलग प्रजाति की विविधता पाई जाती है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो इसका सबसे मुख्य कारण है वो है नगरीकरण। क्या है? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। 71, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में लगभग विलुप्त हो गया है? भारत में वो देखने को नहीं मिलता। तो भेड़िया दिखता है, घेड़ा भी दिखता है, चीता, लेकिन दरियाई घोड़ा भारत में देखने को नहीं मिलता। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। आगे 72वां सवाल, विश्व की सबसे महंगी ए बेहतरीन ऊन शतुज के लिए कौन सी लुप्तप्राय जीव स्रोत है? तो साथियों इसका जो ऑप्शन, इसका आंसर हमें भी नहीं मिला है। तो यदि आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं। ठीक है, 73वां सवाल 73, देखिए एस्चुरी है ये क्या है? इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर भी हमें नहीं मिल पाया है साथियों। ठीक है ना, यदि आपको इसका आंसर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे चलते हैं 74। हाँ, देखिए राष्ट्रीय वन नीति के प्रावधानों के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में कितने प्रतिशत भाग पर वन अनिवार्य हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 67% पर वन अनिवार्य है। ठीक है, आगे 75वां सवाल। हाँ,
मॉरिशन का डोडा पक्षी विलुप्त हो गया है। ठीक है ना। तो ऑप्शन देखिए, अत्यधिक दोहन के कारण, आवास विनाश के कारण और शिकार के कारण, या ये सभी। तो ये सभी, ऑप्शन क्या होगा, ये सभी। ठीक है। 76 वनस्पति वट्टी है। ये वनस्पति वट्टी क्या है, तो इसका जो आंसर राइट होगा, देखिए पहले ऑप्शन देखिए, एक खंड, क्या एक वन खंड, सामूहिक वन का बाग, वनस्पति उद्यान या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो साथियों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वनस्पति उद्यान, बी, सॉरी सी ऑप्शन। ठीक है। आगे चलते 77 सवाल, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। एंड 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। देखो, मैंग्रोव, शीतोष्ण वन, टैगा या फिर कोरल रीफ। तो ऑप्शन ए राइट होगा, मैंग्रोव में सबसे अधिक जैव विविधता क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है। 78 सवाल, प्राकृतिक आवास में संरक्षण से तात्पर्य है। प्राकृतिक आवास होता है, उसमें संरक्षण किस प्रकार होता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर हम अगले वीडियो में या बताने वाले हैं। यदि आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। 79 सवाल की बात करते हैं, एक सींग वाला गैंडा निम्न में से किस अभ्यारण्य की विशिष्ट प्रजाति है। यानी कहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। देखिए, राजस्थान के अंदर कुछ मुख्य मुख्य अभ्यारण्य हैं, उनके अंदर मुख्य जीव पाया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि जंगली मुर्गा सुरवी के अंदर पाया जाता है, माउंट आबू के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है ना। इसी प्रकार आपको जो मुख्य मुख्य जीव हैं राजस्थान के, वो आपको अवश्य पढ़ के जाने हैं कि कौन सा जानवर कहाँ पर पाया जाता है। तो 79 से सवाल है, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, काजीरंगा। ठीक है। 80 सवाल, निम्नलिखित में से किस वनों को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहा जाता है। पृथ्वी के ग्रह के फेफड़े कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। देखिए, संतुलित आहार में उच्च मात्रा शामिल है। तो ऑप्शन के अनुसार इसका जो आंसर होगा वो होगा वसा। ठीक है। सबसे अधिक मात्रा होती है कार्बोहाइड्रेट की। किसकी, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में नहीं है। इसके बाद होती है वसा की, फिर होती है प्रोटीन की। कौन सा फल पोटेशियम का अच्छा स्रोत है। यानी निम्न में से जो फल दिए इनमें से सबसे ज़्यादा पोटेशियम किसके अंदर पाया जाता है। तो सबसे अधिक पोटेशियम पाया जाता है वो है केले में। किसके अंदर, केले के अंदर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है। हाँ, 83, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। साथियों, आपको विटामिन से होने वाले रोगों की जानकारी होनी चाहिए कि कौन से विटामिन से कौन सा रोग होगा। आप अवश्य पढ़ के जाएं। यहाँ पर स्कर्वी रोग दिया गया जो विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन सी ए यहाँ पर राइट होगा। लेकिन इसके भी अलावा बेरी, स्केटी, रंदोदी, एक सब कौन से विटामिन के कारण होते हैं, आपको अवश्य पढ़ कर जाना। इनमें से सवाल आपको 100% यहाँ से सवाल आने वाला है। ठीक है। विटामिन का एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। हाँ, आगे देखिए 84, हाँ, भारतीय ओलंपिक खेल संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। एंड भारतीय ओलंपिक खेल है उसके वर्तमान अध्यक्ष है वो है डॉक्टर नरेंद्र बन्ना। ठीक है ना, बर्ता। ठीक, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। हाँ, 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में शामिल किए गए नए खेलों का नाम क्या है। एंड 2020 टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसके अंदर नए खेल शामिल किए गए थे। इसके अलावा आप हाल ही में जो ओलंपिक गेम है उसके अंतर्गत किन किन ने पदक जीता है वो अवश्य पढ़ के जाएँ। उसमें से एंड करंट अफेयर में सवाल आपको अवश्य देखने को मिलेगा। ठीक है, चाहे वो अपूर्वी चंदेला हो। ठीक है। तो आप अवश्य पढ़ के जाए। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर जो होगा ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है। ए और बी दोनों, इन दोनों को टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल किया गया है। हाँ, 86 सवाल देखिए अपना कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य आपको पता, शारीरिक वर्दी विकास करना भी है, शारीरिक विकास करना है, सर्वांगीण विकास करना, ये सभी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। 87, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के दर्शन का मूल है वास्तविकतावाद, आदर्शवाद, व्यवहारवाद या भी सभी। तो ऑप्शन सी राइट होगा, व्यवहारवाद। आगे 88, हाँ, अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। स्किनर, स्टर, पावलोव या भी फाइन। तो ऑप्शन सी राइट होगा, पावलोव ने अनुबंधित प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया था। 89, भारतीय रेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रेल प्राधिकरण इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1984, 1984। ठीक है।
लैरी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? एंड लैरी रतन ट्रॉफी है, ये किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, हॉकी से। किससे? हॉकी से यह संबंधित है। 91 स्वतंत्र भारत के प्रथम व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल विजेता हैं? कौन थे? ऑप्शन देखिए, के.डी. जादव, हरिहर बनर्जी, प्रदीप बोर्डे या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए राइट होगा, के.डी. जादव जो प्रथम व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल विजेता थे स्वतंत्र भारत के। ठीक है। 92 बनाना साहब, ओलंपिक मेडल प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला का नाम बताना है आपको। ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट होगा साथियों वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है ना। हाँ। 93 महाराष्ट्र में कबड्डी किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो महाराष्ट्र के अंदर कबड्डी को उसको भी हु तू तू के नाम से जाना जाता है। 94 राजस्थान के लिम्बा नाम किस आधार पर प्रसिद्ध हैं? यानी लिम्बा नाम का जो है वो किस खेल से है? तो वह तीरंदाजी। कौन से? तीरंदाजी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं अपन, देखते आगे वाले। 95 सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत खेल नहीं है? यानी सारे खेल परंपरागत है लेकिन एक खेल होगा वो परंपरागत नहीं होगा। देखिए, टपरी या फिर लंगड़ीटा ये परंपरागत है, संतोलिया परंपरागत है, छुपन छुपाई परंपरागत है, लेकिन वीडियो गेम है वो परंपरागत नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है। आगे, कबड्डी प्रत्येक टीम के कितने खिलाड़ियों के साथ खेली जाती है? तो 7। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है। कबड्डी के अलावा आप क्रिकेट के, फुटबॉल के, खो खो के सबके खिलाड़ियों की संख्या आप अवश्य याद करके जाएं। ठीक है। आपको यहाँ सवाल देखने को मिलेगा। 97 निम्नलिखित में से किस राज्य ने मलखम्ब को राज्य खेल घोषित किया है? मलखम्ब वहाँ का राज्य खेल है, तो मध्य प्रदेश यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होने वाला। ये अपने 97 सवालों के मात्र 3 सवाल रहे, तो पूरा वीडियो देखें। तो 93 में देखो 90 आ गया। एक खो खो टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? कुल पूछा है, कितने पूछा? कुल, केवल खेलने वाले की संख्या नहीं पूछी, कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ऑप्शन सी राइट होगा, 12 खिलाड़ी यहाँ पर होते हैं। 99 किस राष्ट्रीय स्तर की महिला निशानेबाज का चयन क्लाइमेन फॉर अंटार्कटिका कैंप 2041 के लिए भारतीय प्रतिनिधि के रूप में किया गया? ठीक है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है। और लास्ट सवाल है, पूजा रानी बोहरा किस खेल से संबंधित है? साथियों, यहाँ पूजा रानी बोहरा पूछा गया है, ये जो संबंधित है वो हॉकी से संबंधित। किससे? ऑप्शन सी राइट होगा। इसके अलावा आप अपूर्वी चंदेला जो हाल ही में चल रही, जो हाल ही में अभी पदक जीता ओलंपिक खेल में, ठीक ना, वो आप अवश्य याद करके जाए। यहाँ से आपको सवाल 100% देखने को मिलेगा। तो साथियों, ये था हमारा आज का पेपर। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो भी टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, और आपको ये PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है NCERT GK विथ IK। हमारे जो YouTube चैनल है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। आप उसको ज्वाइन करें ताकि आपको ये PDF भी वहाँ पर मिल जाए, ताकि आपको सवालों को याद करने के लिए बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। तो ये अपना था आज का पेपर। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।